फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मतलब है कि शीत युद्ध के बाद से जो देश अस्तित्व में आए ये उनके बारे में है। जैसे सार्क कंट्रीज़ जो थी उनमें 7 देश शामिल थे, जिनमें से भारत भी शामिल था। तो सार्क कंट्री के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लीजिए, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर में पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए परिवर्तनों से नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र अर्थात दक्षिण एशिया की ओर केंद्रित करते हैं। अब तक हमारा ध्यान था केवल शीत युद्ध का दौर, वहाँ तक हमारा ध्यान था कि अमेरिका और रूस जैसी दो ताकत शक्तियाँ उभर कर आई, जिसमें से एक का अंत हो चुका था। अब एक अमेरिका बचा था एकमात्र शक्ति के रूप में। लेकिन धीरे धीरे और भी देशों ने विकास किया, सत्ता के नई वैकल्पिक केंद्र आए। दूसरे 4 चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। अब 5 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि और भी संगठन जैसे सार्क कंट्रीज 20 अस्तित्व में आए, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब भारत और पाकिस्तान ने 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में शामिल कर लिया, तो यह क्षेत्र अचानक ही संपूर्ण विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो गया। जब पहले क्या था कि इंडिया और भारत के पास परमाणु बम था, इनके पास क्या किसी देश के पास नहीं था। केवल अमेरिका और रूस के पास ही ये परमाणु हथियार थे, और रूस जर्मनी, इंग्लैंड, इनके पास ये परमाणु हथियार थे। लेकिन जैसे जैसे बाकी देशों ने भी इनकी नकल की, क्योंकि 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसके बाद देशों ने सोचा कि ये हमला हम पर भी हो सकता है, तो हमें भी परमाणु हथियार बना लेने चाहिए। विभिन्न क्षेत्र का ध्यान इस क्षेत्र में चल रहे विभिन्न प्रकार के संघर्षों पर गया, यानी कि विश्व का ध्यान इन संघर्षों पर गया, पाकिस्तान और भारत के परमाणु हथियार के संघर्षों पर। सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर इस क्षेत्र के देशों के बीच विवाद कायम है। अभी भी सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में पड़ती है और आदि भारत में पड़ती है, तो उसके बीच विवाद अभी भी कायम है। ऐसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और भी नदियाँ, उनके बीच भी ये विवाद कायम है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच इन झगड़ों का सहयोग का मूल कारण इनकी राजनीति है, यानी कि राजनीति में ऐसे लोग होते हैं जो ये झगड़े कराते हैं। 1830 में अफ्रीका में एक बुक लिखी गई थी, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यानी लोगों को आज़ादी दी जाए जिससे कि वो कुछ कर सके, अपनी अर्थव्यवस्था को उभरने का मौका दें। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या है दक्षिण एशिया? दक्षिण एशिया का मीन्स आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। देखिए, जो भारत से इधर इधर के साइड है कि जो भी देश पड़ते हैं वो पूरा दक्षिण एशिया है। हमने आसियान पढ़ा था, कुछ देश तो आसियान में शामिल है 10 देश, और जो बाकी के देश बचे हैं वो सार्क कंट्रीज में शामिल हो गए। दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए किया जाता है, यानी कि ये 7 देश है। बाद में अफगानिस्तान भी इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि अब ये 8 हो चुके हैं वर्तमान में। इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए यह भौगोलिक विशेषता ही जिम्मेदार है, यानी कि इस क्षेत्र में अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सब में एकता है। क्योंकि हम जितने भी सार्क कंट्री के देश हैं सबके साथ हमारी एकता है, केवल पाकिस्तान को छोड़कर। इस क्षेत्र में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। अब म्यांमार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे बात हुई थी, लेकिन अब अफगानिस्तान को ही शामिल इसमें किया गया है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, परंतु चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, क्योंकि चीन एशिया में माना जाता है। क्योंकि चीन बहुत बड़ा देश है, वो पूरा एशिया के अंदर है। रूस के पास का जो देश है वो चीन है, लेकिन उसे दक्षिण एशिया में बिल्कुल नहीं गिना जाता। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली है, यानी सभी में राजनीतिक प्रणाली है, किसी में वो राजतंत्र नहीं है। पहले था कुछ देशों में, नेपाल और भूटान में और मालदीव में, लेकिन अब वहाँ भी लोकतंत्र आ गया है। भारत और श्रीलंका में अनेक समस्याओं के बावजूद ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत और श्रीलंका 2 ऐसे देश है जिसमें लोकतंत्र सफलतापूर्वक काम चला है, वरना जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, मैं इसमें
पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पे सैनिक शासन था, और सैनिक शासन और लोकतंत्र मतलब दोनों थे वहाँ पे। कभी सैनिक आ जाते थे, कभी जनरल आ जाते थे, तो कभी प्रधानमंत्री, ऐसे वहाँ पे बदलता रहता था। लेकिन 2 ही देश आपको नाम याद रखने हैं, भारत और श्रीलंका। 2 देशों में लोकतंत्र चला है और अभी तक चल रहा है। 2005 के चुनाव के बाद से मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, यानी कि अब मालदीव में भी लोकतंत्र मजबूत होने लग गया है। भूटान में अभी भी राजतंत्र है, परंतु यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है। यहाँ पे मतलब जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका होती है वो यहाँ पे राजा की भूमिका होती है, लेकिन जो सरकार वास्तविक में चलाता है वो प्रधानमंत्री होता है। राजा केवल आदेश देता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है। अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पे सेना भी है और लोकतंत्र भी है। पाकिस्तान में पहले संविधान के निर्माण के बाद देश के शासन की बागडोर अयूब खान ने अपने हाथों में ली थी। ये एक जनरल थे, जनरल अयूब खान, जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार अपने हाथों में ले ली थी शुरू में। तो इसमें शुरू से सैनिक शासन था, लेकिन अब 2017 से लोकतंत्र है। अब सैनिक शासन धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन पहले से जब बात करें देश से आज़ाद के बाद, पाकिस्तान भी भारत से 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया था। तब से ही यहाँ पे सैनिक शासन था। कभी कभी बीच में लोकतंत्र आ जाता, लेकिन वो टिकता नहीं था 1-2 साल भी। 1971 में क्या हुआ? भारत पाक का युद्ध हुआ। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था कि बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, और ये सफल भी रहा जहाँ तक है, जिसके कारण पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया। एक देश है हमारे पास में जो कि असम और उड़ीसा से मिलकर बना हुआ देश है, बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता पहले, क्योंकि ये पूरब की तरफ पड़ता था और पाकिस्तान इसे अपना मानता था, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के स्थायी न रहने के कई कारण हैं। एक कारण पढ़ते हैं हम, क्यों नहीं वो स्थायी रह सकी। यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है, यानी कि यहाँ पे सेना का ज़्यादा दबदबा है। सेना चाहते हैं कि हम यहाँ पे राज करें, यहाँ पे सैनिक शासन हो पाकिस्तान में। यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग ग्रोह हैं। मुस्लिम के धर्म कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, संविधान को बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो इसलिए वहाँ पे कुरान ही माना जाता है, क्योंकि वो मुसलमानों का ही संविधान है। भूस्वामी अभिजन है, यानी कि बड़े बड़े सेठ हैं, व्यापारी हैं, और वो अपना सामाजिक दबदबा चलाते हैं, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र टिक नहीं पाता। और पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। तो सेना भी ये कहती है कि हम क्यों युद्ध में पड़ें, तुम तो राजनीति पे बैठकर तुम्हें तो सीट चाहिए, लेकिन हम युद्ध में क्यों पड़ें। तो इसलिए सेना ये कहती है। पाकिस्तान में राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है, यहाँ के नेताओं में खोट है, लालच है। वो सिर्फ भारत से जलते हैं और भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह सफल न हुआ। ये सब कुछ कारण थे, आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम क्यों नहीं हुआ, 4-5 पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हैं। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ वर्षों में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अमेरिका भी चाहता था कि पाकिस्तान में सैनिक शासन हो, क्योंकि पहले जो भारत के संबंध है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अब हुए हैं ये तो मोदी के आने से कुछ संबंध हमारे अमेरिका के साथ अच्छे हुए हैं, वरना जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। अमेरिका ने ही पाकिस्तान में तालिबान तैयार किए, जो आज अफ़गानिस्तान में। ये क्यों किए थे? क्योंकि अफ़गानिस्तान का युद्ध रूस के साथ हुआ है। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ा है, या मैंने जो वीडियो बनाई थी वो देखी आपने, तो उसमें मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान पर रूस का दबदबा था, यानी कि वो अपना वर्चस्व यहाँ पे बैठाना चाहते थे। तो इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर तालिबान भेजे और तालिबान यहाँ पे तैयार किया। अब देखिए बांग्लादेश, हमने पाकिस्तान की बात की, अब बांग्लादेश में लोकतंत्र देखते हैं। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। वो था पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन वो था भारत के साथ वैसे राजनीतिक मामले में।
1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1971 का जो युद्ध हुआ था, आपको बताना है कमेंट में कि हमारे उस टाइम पे हमारी पीएम कौन थी और पाकिस्तान की तरफ से कौन सा जनरल था या कौन सा प्रधानमंत्री था, ये आपको कमेंट में बताना है आज। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया। जब वो आज़ाद हो चुका था तो वो खुद अपना संविधान बनाया और अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, यानी वो किसी धर्म को मानने वाला नहीं था। पहले वहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले रहते थे, यानी कि मुस्लिम भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे किसी धर्म को मानने वाला नहीं, उन्हें एक कर दिया गया। लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया गया, यानी कि वो कम्युनिस्ट होगा और वहाँ पे लोकतंत्र भी होगा। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की, यानी कि क्योंकि जो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो भी था वो पाकिस्तान ने ले लिया था। तो फिर भारत ने उससे पैसों की मदद की और अभी भी मदद करता आ रहा है। तो ये तो ही बांग्लादेश की बात, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब हम नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र देखते हैं। आप जानते हैं नेपाल एक हिंदू राज्य है और हमारा पड़ोसी राज्य है, सबसे अच्छा मित्र है वैसे। अब देखिए, नेपाल एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई वर्षों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी कि नेपाल में भी 2006 तक तो राजतंत्र था और अभी भी संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ पे लोकतंत्र भी है और राजा भी रहेगा। परंतु नेपाल के राजा ने सेना की सहायता से पूरा शासन नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह बंद हो गई। 1990 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दबाव में आकर राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली और कह दिया कि यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र होगा, यानी कि आधा संविधान और संविधान की भी मानी जाएगी और राजा की भी बात मानी जाएगी। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर सरकार को गिरा दिया। अब देखिए, अब ये हुई उसकी नेपाल की बात। अब श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को देखते हैं। आप जानते हैं श्रीलंका हमारे भारत का एक पड़ोसी सा देश है, बिल्कुल छोटा सा। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। वहाँ पे एक मजबूत लोकतंत्र है। वहाँ पे हम भारत जैसे नहीं है, जो फैसला है उस पर कई बार विचार हो। वहाँ पे जो फैसला सुना दिया जाता है वो सुना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो प्रणाली है वो आधा अध्यक्षात्मक है, यानी कि आधा राष्ट्रपति और आधा प्रधानमंत्री, दोनों बराबर होते हैं वहाँ पे। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाना। अब देखिए वहाँ पे होता क्या था। देखिए, ये जो कथा है वो जब से है, जब राम रावण का युद्ध हुआ था, यानी कि रामायण के काल से। क्योंकि जो राम की जो सेना थी वो तमिल लोगों की ज़्यादातर थी, वहाँ के वानर जो थे उनकी वो सेना थी। तो हुआ क्या था कि जब युद्ध हो गया था उसके बाद से जो राम था वो तो आ गए वापस, लेकिन जो वहाँ के सैनिक थे, जो बचे थे राम के सैनिक, वो वहीं पर रह गए। और अब वो हुआ क्या कि उनकी जो आगे नस्ल थी वो वहीं पे पैदा हुई और वहीं पे रहने लगी। तो वो तमिलनाडु के लोग थे, इसलिए वो उन्हें तमिल कहा जाता है। तो वो तमिल अब ये मांग करने लग गए कि हमें एक अलग देश चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म सिंगली है और हमारा धर्म तमिल है। तो इसलिए श्रीलंका को एक अलग देश के रूप में वो देखते थे और अलग देश बनाने के लिए कहते थे। और अभी तक ये जातीय संघर्ष हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये संघर्ष सुलझा नहीं और भारत ने भी इसकी बहुत कोशिश की। इसमें आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका को के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत ने क्या किया कि एक फोर्स भेजी, IPKF। आपको इसकी फुल फॉर्म मुझे उसमें कमेंट में बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक शांति सेना थी, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, एक शांति सेना थी जो कि इस मसले पर विचार कर उन्हें समझाने के लिए भेजी गई थी। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया।
श्रीलंका काफ़ी हद तक आगे निकल चुका था, लेकिन अब क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका चाइना के कर्ज में डूब चुका है बिल्कुल, और वहाँ की सरकार बिल्कुल गिर गई है। वहाँ पे महंगाई कितनी बढ़ गई है आप देख सकते हैं, और उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष। अब आपको भारत और पाकिस्तान का संघर्ष देखना है। अब देखिए, दो देश रह गए, भूटान और मालदीव। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। भूटान जो है वो आप जानते हैं, उसकी राजधानी है थिम्पू, और उसके संबंध भारत से बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ पे अभी भी राजतंत्र है। वहाँ पे मतलब संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि राजा ने ये मांग स्वीकार कर ली थी 2007 में कि वहाँ पे राजा का शासन भी रहेगा और एक अलग से निर्वाचित सरकार भी होगी, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होगी। इसलिए वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र है और अभी तक वहाँ पे कायम है। भूटान जो है, वहाँ पे भारत ने पनबिजली योजना शुरू कर रखी है और कई समझौतों पर वहाँ पर हस्ताक्षर कर रखी है, क्योंकि भूटान और नेपाल दो ऐसे देश हैं जिनमें हम बिना वीज़े के जा सकते हैं। और तीसरे देश की बात है मालदीव। मालदीव भी हमारा बहुत ही एक अच्छा पड़ोसी देश है। ये एक टापू है, यानी कि एक द्वीप है ये एक, लेकिन इसे देश कहा जाता है। जो हमारा हिंद महासागर है नीचे, उसी में ये छोटा सा टापू है श्रीलंका के पास में। तो एक बार श्रीलंका ने इस पर हमला बोल दिया था, तो भारत ने इसकी बहुत ही मदद की थी। तब से मालदीव हमारा बहुत अच्छा देश है और वहाँ पर भी संवैधानिक राजतंत्र है, यानी अब तो लोकतंत्र हो चुका है। वहाँ पे पहले राजा का शासन था। तो ये सब दोनों देशों के बारे में मैंने बता दिया थोड़ा थोड़ा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए इस चैप्टर में दे रखा उनके बारे में, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष। हालांकि हमें उन देशों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके पास CBSE बोर्ड टाइट हो चुकी है, तो ध्यान रखना। शीत युद्ध की समाप्ति का संघर्ष। शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ यह नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो चुके थे। नहीं, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष तो हमेशा चलता रहा है, कभी नहीं बनी इन देशों की। आज़ादी के बाद से ये देश बहुत ही आमने सामने उतर आए हैं, और अब चीन भी आ चुका है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। आप जानते हैं, आए दिन खबर सुनते हैं पाकिस्तान ने ये किया वो किया, और पाकिस्तान ने एक अपनी PO के नाम से कश्मीर का जो हिस्सा है उसे भी अपनी तरफ ले लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 तथा 65 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। अभी तक 4 युद्ध हो चुके और अभी तक दोनों देशों के बीच कोई समाधान नहीं हुआ। सिंधु नदी जल बट संधि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या है, इसे आप देख लेना। क्योंकि सिंधु जो नदी है वो पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है आधी आधी, और पाकिस्तान इसे अपनी मानता है, भारत अपनी मानता है। पाकिस्तान ना भारत को बांध बनाने देता है, ना भारत पाकिस्तान को बांध बनाने देता है। तो ये अभी भी इस पर लड़ाई हो रही है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर ली। 1990 को परमाणु हथियार दोनों देशों ने बना लिए। हालांकि जो अमेरिका है उसने 1940 यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही अपने परमाणु हथियार बना रखे थे। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। दोनों ने अपने अपना प्रदर्शन दिखाया, दोनों ने अपने अपने, जैसे आप जानते हैं कि भारत जैसे जैसे भारत करता है वैसे वैसे पाकिस्तान तो करता ही है। और आपको डेट याद रखनी है, 1998 में दोनों ने परमाणु परीक्षण किए, और जगह भी आपको याद रखनी है। भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं, किंतु एक दूसरे की सरकार एक दूसरे पर निगाह बनाए रखती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से हम पर जलता है और निगाह बनाए रखता है कि भारत कहाँ जाता है, किन देशों के साथ संबंध अच्छे रखता है, और पाकिस्तान भी फिर उन देशों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहता है। और जिन देशों के साथ हमारे संबंध खराब है, पाकिस्तान तो उनके साथ बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। जैसे चाइना हमारे उसके साथ बहुत ही संबंध खराब है, लेकिन पाकिस्तान उसे बहुत ही मतलब रास्ता देता है इधर यहाँ तक आने का। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी जल को लेकर तीखे विवाद हुए थे, 1960 में लेकर, और अभी तक चल रहे हैं। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश।
भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं, यानी कि यही सार्क कंट्री। आपको सार्क की फुल फॉर्म भी बतानी है कमेंट में, सार्क की फुल फॉर्म क्या है। बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा नदी, क्योंकि वहीं से बहकर जाती है, और मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी, ये अरुणाचल से बहकर, यानी कि असम से बहकर आती है हिमालय के पहाड़ों से, और ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है। बाद में ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, लेकिन ये बांग्लादेश से होकर गुजरती है, तो इसलिए बांग्लादेश अपना मानता है और इन पर समझौता हुआ है। अब आगे देखिए, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिए। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति का हिस्सा है। लुक ईस्ट का मतलब क्या है, ये देखिए आप। लुक ईस्ट का मतलब है कि भारत ने एक अभियान चलाया था, लुक ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ चलो, यानी कि पूर्व के जो देश है उनकी तरफ हमें देखना है, उनके साथ हमारे व्यापार अच्छे करने हैं, और उनके साथ हमारे संबंध को अच्छे मधुर बनाने हैं। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी 2014 से। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है, दोनों देशों के बीच संधि हुई है। नेपाल और भारत के संबंध आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्रीय गाय की वहाँ पे पूजा होती है, और वो भारत से बहुत ही अच्छे संबंध रखना चाहता है। हालांकि कुछ वर्षों पहले उसके चाइना के साथ भी संबंध खराब थे, लेकिन चाइना ने वहाँ की सरकार गिरवाने की कोशिश की। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी, तो वहाँ पे नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी बाइपर्सन नजर, ये आप जानते हैं, बुक तो ये 2007 में लिखी गई थी लगभग, तो तब तो नेपाल के साथ चीन के संबंध अच्छे थे, लेकिन और भारत इस पर अप्रसन्नता जताता था, क्योंकि वहाँ से जो चाइना और भारत के संबंध वो अच्छे नहीं थे, और नेपाल उसके साथ संबंध अच्छे रखते थे, तो ये भारत को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए अब उनके संबंध खराब हो चुके हैं, अब संबंध उनमें कुछ संबंध नहीं है। अब देखिए शांति और सहयोग, यहाँ पे आपको दक्षेस यानी कि सार्क की फुल फॉर्म मिल गई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यानी कि शांति और सहयोग के लिए ही ये एक सम्मेलन बनाया गया, जिस आपको बताना है, फुल फॉर्म तो आपको मिल गई, लेकिन आपको ये बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस के सदस्यों देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी कि साफ्टा पर हस्ताक्षर दस्तखत किए। दक्षेस के जो सदस्य देशों ने इन सभी ने एक व्यापार समझौता किया अन्य देशों के साथ, जिसे साफ्टा कहा गया। भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके। भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले, ये तीनों देश श्रीलंका से पहले ही इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अमेरिका के बाद सार्क संस्था दुनिया की दूसरी ताकतवर देशों में से एक थी। यानी कि अमेरिका तो ताकतवर था ही, लेकिन अब सार्क कंट्री भी ताकतवर हो चुकी है, और इसका ताकतवर का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, वो भारत है। भारत ही सबसे ताकतवर देश है इस पूरी 60 कंट्री का, और बाकी सब छोटे छोटे देश हैं, और इन छोटे देशों से ही मिलाकर ये सार्क कंट्री बनी है। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल था दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बहुत ही अच्छे नोट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके पढ़ सकते हैं, PDF मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उम्मीद है बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। अगला जो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें UNO के बारे में हम पढ़ेंगे। UNO आप जानते हैं क्या है, अगले चैप्टर में चलो पढ़ते हैं उसके बारे में। थैंक यू, बाय।